हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में चुंबक जो पढ़ रहे हैं ना, उसका एकदम बेसिक पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देखिए। हमने भाई पहला पार्ट बनाया हुआ है इसका चुंबक का, यानी जो आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र है उस चैप्टर का पहला वीडियो हमने दिया हुआ है। पहला वीडियो देख लेंगे तब आप लोगों को दूसरा एकदम अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको एकदम चुंबक के बारे में एकदम बेसिक से बताया हुआ है, एकदम जीरो लेवल से, कि अगर आप चुंबक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वहाँ अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा धीरे धीरे वहाँ से आप सीख करके जब ये सेकंड वीडियो देखेंगे तब आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पहला वीडियो पार्ट 1 देख करके तब जा आप पार्ट 2 देखेंगे और आप सभी लोगों को पहला पार्ट देखने में मज़ा आया होगा, एकदम चीज़ें समझ में आई होगी। वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। एक प्रयोग था ओस्टर्ड का प्रयोग, उन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किया और अब उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने क्या सिद्ध करके दिखाना चाहा। चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या है, दंड चुंबक क्या है, ठीक है, नाल चुंबक क्या है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया हुआ है पार्ट 1 में। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। मतलब कोई धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी तो अपने आपने क्या देखा कि जो ओस्टर्ड वैज्ञानिक थे, ओस्टर्ड ने क्या किया था कि कोई चालक है तो उन्होंने बताया कि भाई कोई चालक है तो चालक में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ही। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि भाई विद्युत क्षेत्र ही नहीं, उस चालक में अगर धारा बह रही है ना, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। यही तो ओस्टर्ड ने अपने प्रयोग में दिखाया कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ये अपनी प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। ठीक ना। तो अब उसी कड़ी में जो बायो सेवर्ट का नियम है, तो बायो सेवर्ट ने क्या किया कि कोई धारावाही चालक है, वह धारावाही चालक क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करेगा इसके विषय में बायो सेवर्ट ने बताया, लेकिन यहाँ पे बायो सेवर्ट ने छोटी सी लंबाई के लिए बताया। मतलब भाई धारावाही चालक आपका बड़ी लंबाई है, लेकिन उस बड़ी की लंबाई के लिए नहीं, केवल छोटी सी लंबाई के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके विषय में बताया। तो आज की क्लास बहुत शानदार, जानदार और झकास होने वाली है। निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन, और बिना कॉपी और पेन के अगर आप चीज़ें देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा मज़ा कम आएगा। क्यों? क्योंकि चीज़ें यहाँ पे समझनी है, साथ साथ लिखनी है, नोट्स बनाना है। और आज की क्लास में हम आपको बायो सेवर्ट का नियम बताएंगे, साथ ही साथ म्यू जीरो अपसाइलन जीरो में संबंध क्या होता है, और उस म्यू जीरो अपसाइलन जीरो पर कुछ आपके प्यारे प्यारे सवाल भी लगवाएंगे जो आपके एग्जाम में टपकता है, आता है। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें आपका 1-2 नंबर का तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने ही वाला है। ठीक है, मतलब 25-30 मिनट की वीडियो देखो और 1-2 नंबर ले जाओ, क्या चाहिए अब ना। तो आज देखते भाई हम लोग पहले बायो सेवर्ट का नियम समझ लेते हैं तब। तो भाई बायो सेवर्ट जो थे उन्होंने 1820 ईस्वी में, ये सन आपको बहुत जरूरी नहीं याद करना कि ये कब खोज किए थे क्या नहीं, बस उनका नियम आपको ज़्यादा में समझना है। ठीक है, लेकिन अगर सन याद करना है तो 1820 याद कर सकते हो। ये देखो भाई, ये क्या है, कोई धारावाही चालक है। ठीक है, ये चालक है, ठीक है, नाक जैसा बना हुआ है, ये चालक है और इस चालक में धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ये आई क्या है, धारा है। इस चालक में धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक को क्या बोल देंगे, धारावाही चालक। इस धारावाही चालक के छोटी सी लंबाई जिसे बोलते हैं अल्पांश लंबाई, ये देखो मैं छोटी सी लंबाई ले लिया और छोटी सी लंबाई को हम लोग क्या लिख देंगे, डीएल लिख देंगे। भाई जिसके साथ डी लग जाता है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है, तो छोटी सी लंबैया हमने क्या ले लिया, डीएल। अब इस छोटी सी लंबैया के कारण इससे इससे थीटा कोण बनाते हुए, इससे थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर, देखो ये थीटा कोण बनाते हुए कितने दूरिया पर, आर दूरिया पर कोई बिंदु P है और उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, या उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, वही हमें पढ़ना है। ठीक, फिर से बात समझो जरा। ये कोई क्या है, धारावाही चालक है। धारावाही चालक क्यों बोला गया,
क्योंकि इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक हो गया। इस धारावाही चालक के छोटी सी लंबाई, इसे बोलते अल्पांश लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये बायो-सैवर्ट ने बताया हुआ है भाई किन किन कारकों पर निर्भर करता हुआ है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है भाई? वह निर्भर करता है dB प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जितनी धारा, इसका मतलब क्या हुआ? dB प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, dB क्या है कि छोटी सी लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छोटा सा, थोड़ा सा ना, छोटी सी लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? छोटा सा। वो जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है वह जितना धारा प्रवाहित होगी उतना चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, ठीक है। dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, लंबाइया जितना ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा होगा। dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आपको लग रहा होगा सर आप इसमें कुछ लिखवा नहीं रहे, हम लोग लिखे कैसे? तो भाई चलो मैं आपको बोल देता हूँ शब्द लिखने के लिए। ये अभी फिगर मत बनाए, जो मैं एक दो लाइन बोल रहा हूँ ना, पर इसको लिखो। क्या लिखोगे? कि किसी धारावाही चालक के, मतलब बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट नियम है ना भाई, बायो और सैवर्ट दो लोग थे, ठीक है, लेकिन देखो नाम ऐसा लग रहा है बायो-सैवर्ट, इसी लोग एक है, मतलब गजब की दोस्ती है इन लोगों में, गजब क्या प्यार है, ठीक है, कि मतलब नाम ऐसा लग रहा है कि एक है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए, अल्पांश लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ठीक ना, लिख लेंगे ना कि बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक के अल्पांश लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। और वह निम्नलिखित कारक कौन कौन से? ये dB प्रोपोर्शनल टू I समीकरण नंबर 1, dB प्रोपोर्शनल टू dl समीकरण नंबर 2, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा समीकरण नंबर 3, dB प्रोपोर्शनल टू 1/, समीकरण नंबर 4। अब दोस्तों अगर हम चारों समीकरणों को मिला दें, चारों समीकरणों को मिला दें तो क्या लिख दें? उपयुक्त समीकरणों को मिलाने पर, उपर्युक्त समीकरणों को मिलाने पर, अगर इन समीकरणों को हम क्या कर दें? मिला दें। समीकरणों को मिलाने पर जब हम मिला देंगे तब देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? देखो जरा ध्यान से भाई, तो क्या हो जाएगा? dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटे r²। जब चारों नियमों को मिला देंगे यही होगा ना भाई। देखो I ऊपर है, dl ऊपर है, साइन थीटा ऊपर है, नीचे वहाँ r है, r है, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे है नीचे। तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बटे r²। अब तो ये आप लोग इतना दिन से पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में तब सेट हो चुका है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं नितांक लेकर आते हैं। और यहाँ पे नितांकवा क्या आ जाएगा? यहाँ पे नितांक देखो भाई, बड़ा खास अच्छा बहुत ज़बरदस्त नितांक आता है। यहाँ पे क्या आता है? μ0। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू0 ना, ये देखो ऐसे μ0, क्या पढ़ेंगे इसको? μ0 पढ़ेंगे ना। तो μ0/4π, ये पूरा नितांक आ रहा है, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाया जा रहा है, क्या आ रहा है? नितांक। और नितांक आ रहा है μ0/4π। μ0/4π I dl साइन थीटा बटा r²। ये क्या है? आपका नितांक आया, इसकी जगह पे बाकी अगवा वाला है ही है, I dl साइन थीटा बटा r²। ठीक, तो अब इसको लिख सकते हो ना, जहाँ μ0 क्या है तो आप नीचे लिख सकते भाई, जहाँ μ0, जहाँ आपका μ0 जो है, जहाँ जो μ0/4π क्या है? एक नियतांक है। ठीक भाई, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, नियतांक आता है, ये हमने कभी का सीखा हुआ है ना। ठीक है, तो μ0/4π क्या है? एक नियतांक है। और इस नियतांक में जो μ0 है ना, μ0 को हम लोग वायु या निर्वात की क्या कहते हैं? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। देखो भाई, हमने आपको पहली क्लास में बता दिया हुआ है कि हमें जो ये चुंबक पढ़ेंगे ना एकदम विद्युत से जोड़ते हुए, ताकि आपको एकदम लगभग ना करे कि हम लोग नया चीज़ पढ़ रहे हैं।
जब चीज़ें रिलेटेड रहती ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती ना, तो वहाँ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ऐसे ही आप लोग जोड़े भाई, जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे ना, एप्सिलॉन जीरो आया था। एप्सिलॉन जीरो को याद है हमने क्या क्या था, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। उसी तरीके से ये है अब म्यू जीरो, इसे क्या बोल रहे हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता बोल रहे हैं, ठीक। तो एप्सिलॉन जीरो का तो मान आपको याद है, एप्सिलॉन जीरो का मान क्या है, 8.85 गुणे 10 घाते -12। मात्रक क्या था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर से हमने निकाल दिया था बीमा। तो दोस्तों जैसे वहाँ पे चीज़ें याद थी आपको, वैसे आपको यहाँ भी याद करना है, ठीक है। तो जो म्यू जीरो का मान है, ठीक है, तो नीचे लिख दे रहा भाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई का जो मान होता है, म्यू जीरो अपान 4 पाई बराबर होता है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7। ये तो म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान है, 10 की पावर -7। अब इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा सर वहाँ पे आपने एप्सिलॉन जीरो का तो मात्रक बताया था, लेकिन यहाँ पे म्यू जीरो अपान 4 पाई का डायरेक्ट मात्रक नहीं बता रहे, कैसे हम लोग याद करेंगे, बता रहे भैया थोड़ा सब्र तो करो। देखो कैसे, आप लोग देखो ऐसे समझो भाई, यहाँ से इस लाइन से हमें म्यू जीरो अपान 4 पाई का मात्रक चाहिए ना, म्यू जीरो अपान 4, बहुत काम है चीज़ बता रहा हूँ भाई, ताकि आपको ये चीज़ याद ना रखना पड़े, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें धीरे धीरे हो जा रही है ना कि उस समय याद रखना बड़ा दिक्कत वाली बात होती है। जो चीज़ याद रखते हो वो दिमाग से उड़ जाती है, लेकिन जो चीज़ समझ के याद रखी जाती है ना, वो दिमाग में पड़ी रहती है। वो अगर भूल भी गए ना तो वहाँ से कन्वर्ट करके निकाल लोगे कि ऐसे ऐसे इसका मात्रक ये होगा। अगर बाई दफ़े आपको आ गया म्यू जीरो का बीमा निकालो, तो अब आपको पहली बात तो मात्रा में कन्फ्यूजन, जब मात्रक व में कन्फ्यूजन रहेगा तो बीमा कहाँ निकाल पाओगे भैया, ठीक है। तो आप लोग मात्रक को कोशिश करो कि रटे ना, बीमा तो एकदम रटना वाली चीज़ है ये नहीं है। और मात्रक जो है वह मात्रक कैसे निकाला गया वहाँ से हमको समझना है, ठीक ना, ताकि एक नंबर की गलती ना हो। एक नंबर बड़ी मुसीबत से मिलता है भैया। तो म्यू जीरो अपान 4 पाई का हमें मात्रक चाहिए, तो हमें बी का मात्रक, आई का मात्रक, डी एल का मात्रक, साइन थीटा भाई कोई का मात्रक होता ही नहीं, आर का मात्रक पता होना चाहिए। देखो जरा, इस बी का मात्रक अभी शायद हमने नहीं बताया है, ठीक है, नहीं बताया है, लेकिन होता क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो ये जो बी है, इस बी का मात्रक क्या होता है, ये जो बी चुंबकीय क्षेत्र है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। अब ये होता कैसे हम लोग अब चर्चा कर लेंगे, थोड़ा चर्चा कर ही देता हूँ भाई। देखो यह बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा, ए बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। ये आगे हम लोग पढ़े भी, आगे पढ़ेंगे भी, और क्लास 10th में पढ़े भी हो। यहीं से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी निकालेंगे, यह बराबर आई बी एल साइन थीटा से, ठीक ना। तो थीटा का, साइन थीटा का कोनो मात्रक नहीं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल। तो एफ मतलब न्यूटन, आई मतलब एम्पियर, एल मतलब मीटर। वही मैं लिखा हूँ देखो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बात क्लियर है ना, ये तो नहीं लग रहा है ना हाँ कहाँ से उठा के लेके चले आए। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई का मात्रक चाहिए आपको, ठीक है। चलो लिख देना भाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई इसका हमें चाहिए, गुणे आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, डी एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, बटा साइन थीटा का तो कोनो मात्रक नहीं, आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मीटर से कैंसिल हो गया, और देखो 1 मीटर बचा, वह मीटर वह इससे कैंसिल हो गया, ठीक। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ए इधर आ जाएगा तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। लो भैया यही मैं बता रहा आपसे, क्यों, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो याद रहेगा ना, निकालने कैसे निकाला गया, बात भेजे में गई, हाँ गई होगी। तो आपको क्या मिल गया, म्यू जीरो अपान 4 पाई का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और मनवा कितना होता है, 10 की घाते -7। ये म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान है ना। अगर केवल आपसे म्यू जीरो का मान पूछा जाए, ठीक है, केवल आपसे अगर म्यू जीरो का मान पूछा जाए, इसको मिटा दे रहा भाई, ठीक ना, ये समझने बचने के लिए आपके पर्याप्त था। कुछ चीज़ें समझने वाली जब एक्स्ट्रा लगती ना कि आपको ये चीज़ें कैसे समझ में आया है, बाद में भूल सकते हैं, उसको कहीं नोट कर लिया करो, ठीक ना, वो काम आएगा। अच्छा यहाँ से म्यू जीरो का मान क्या हो जाएगा, म्यू जीरो का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जिस तरीके से एप्सिलॉन जीरो का मान हुआ करता था ना, उसी तरीके से म्यू जीरो का मान हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक। म्यू जीरो का ये मान हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मात्रक हो गया, ठीक है, मान हो गया, मात्रक हो गया। बीमा देख लेते भैया, म्यू जीरो की बीमा क्या हो जाएगा, बीमा हमेशा कहाँ से निकालते हैं, मात्रक से निकालते हैं। मात्रक पता है तो बीमा तो आप तुरंत निकाल दोगे।
तो न्यूटन, न्यूटन जगह पे यम यल टी माइनस टू बटा एम्पियर की जगह पे A2। ऊपर ले जाओ भैया ए को, एक ऊपर ले जाएंगे यम यल टी माइनस टू ए माइनस टू। ये क्या आ गया आपको? बीमा आ गया। तो भैया ये जो बीमा है ना बहुते पूछ लेता है कि अब साइलेंट जीरो की बीमा क्या होती है, या अब साइलेंट जीरो की बीमा लिखित में से किस क्या है। ठीक है, तो अब बीमा आप कैसे निकालना है? मात्रक से निकालना है। मात्रक कैसे आया ये हमने बताया। अगर याद हो जा रही तो बहुत अच्छी बात है, हाँ याद करनी भी है, लेकिन कभी कभी माइंड से हट जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, और डिलीट होने से बचाना है। तो ये रहा आपका। अच्छा, मैं अभी चर्चा कर रहा था बायो-सेवर्ट नियम का ना, तो बायो-सेवर्ट का नियम तो भाई हम लोग कहाँ पहुँचे थे? यहाँ पे। तो यही जो है आपका ना डी बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, यही है भैया बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बस सिंपल सा बायो-सेवर्ट का नियम कि आपको देखो बायो-सेवर्ट नियम ये है कि कोई धारावाही चालक है, उस धारावाही, देखो ये जैसे मार्कर है, मार्कर कोई धारावाही चालक है, इसकी छोटी सी लंबाई या ले लो, छोटी सी लंबाई ले लिए। इस छोटी सी लंबाई के कारण इससे आर दूरी पर स्थित कोनो बिंदु पी है। अब वो थीटा कोण भी बना सकता है, ऐसे लगाओगे तभी थीटा बना, ऐसे लगाओ तभी थीटा बना, ऐसे लगाओ तभी थीटा कोण बना। तो थीटा कोण पर कोनो बिंदु पी है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का सूत्र क्या हुआ? वही तो बायो-सेवर्ट ने बताया। और सूत्र कितना आया? डी बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटी आर स्क्वायर। ये है ना। तो ये रहा भाई आपका बायो-सेवर्ट का नियम। एक नंबर पूछ लेता है तो एक नंबर में क्या करना, बस इस फिगर बनाओ ऐसे, और फिगर बनाने के बाद डायरेक्ट ये फार्मूला लिखो। ये सब जितना झमेला थोड़ी करना है ना, एक नंबर के लिए इतना झमेला थोड़ी पालना है। फिगर जरूर बना दिया करो। फिगर जितना रहता है ना वो आकर्षक रहता है, वो एग्जामिनर का जो मतलब है क्या बोले कि आपके प्रति वो ना नंबर देने की क्षमता खींचता है, कि उससे जो है वो नंबर आपको अच्छे देगा। क्योंकि अगर आपने फिगर बनाया हुआ है और शब्द ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं रहती है, इसीलिए मैं शब्द लिखवाता हूँ, एकदम नहीं लिखवाता हूँ। तो शब्द नहीं, डेरिवेशन पे आना है, और इसमें मेन चीज़ क्या है उसको लिखना है। एक नंबर के लिए फिगर, और ये चीज़ पर्याप्त है। तो ये रहा भाई आपका बायो-सेवर्ट का नियम। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या होगा। ठीक है ना, ये म्यू 0 एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रा, बीमा, ये सब समझ में आ गया है। अब क्या देख लेते हैं? बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। हेडिंग डालो भाई, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। ठीक, ये देखो मैं इसकी नोट कर लिया होगे ना भाई, थोड़ा वीडियो आगे पीछे करके ना नोट कर लिया करो। हालांकि मैं आपकी भूल गया, जो आपको समय नहीं दिया भाई, हाँ लो नोट करो, मैं साइड हो गया। लेकिन फिर भी इतना समझदार हो गए हो, तुम लोग को पता है कि भाई हाँ मैं कब जगह दिया था। तो आगे पीछे करोगे मिल जाएगा ना, मैं जगह कहीं ना कहीं दूंगा आपको। तो क्या है नाले भाई, अब बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप देखो भाई। एक ही नंबर में ये भी पूछता है बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, नियम का सदिश रूप आज की क्लास में जो भी पढ़ाएंगे ना, एक नंबर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सदिश रूप। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप क्या होता है? देखो भाई, ये लाइन हमने पढ़ा ना बायो-सेवर्ट के नियम में, क्या पढ़ा कि डी बी क्या है? छोटी सी लंबाई के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये क्या है? बायो-सेवर्ट के नियम के द्वारा हमें निकला हुआ है। अब हमको करना क्या है? इसी को सदिश रूप में करना है। क्या करना है? इसी को सदिश रूप में करना है। अब देखो कैसे करते हैं सदिश रूप में करने के लिए ना भाई, हम ऊपर नीचे इसको, क्या यार ये क्या हो गया है, इसको ऊपर नीचे क्या करते हैं, छोड़ो यार इसको हटाओ, ये चल नहीं रहा सही से ना। ठीक है, इसी से लिखते केवल, एक ही पेन लगाता हूँ। डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये है ऊपर नीचे आर बटा आर से गुणा कर दे रहे। ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, ऊपर मतलब अंश, नीचे मतलब हर, अंश और हर में हमने आर से गुणा कर दिया। जब आर से गुणा करेंगे तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा आई आर डी एल साइन, जैसे लिख रहा हूँ आर डी एल साइन थीटा बटा आर क्यूब। लिख सकते नहीं, एकदम लिख सकता हूँ। अब देखो भाई ए तरीकी, अब देखो भाई क्या हो जाएगा, डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई। अब देखो यहाँ पे कुछ करामात होने वाला है। कहाँ पर? यहाँ पर भाई, ये देखो यहाँ पर। कैसे? यही समझना आपको। आपने कभी वेक्टर ए, देखो भाई इस चल नहीं रहा, फिर भी इसको ज़बरदस्ती चला रहा हूँ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है, ए बी साइन थीटा, एन कैप भी होता है, तो एन कैप से मतलब नहीं है।
ए बी साइन थीटा क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आर डी एल साइन थीटा, मतलब ए का काम आर कर रहा है, बी का काम डी एल कर रहा है और साइन थीटा है ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल, या वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर भी लिख सकते हो, ठीक ना। आर डी एल साइन थीटा वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर लिखें, या वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी एल लिखें, ठीक है, बटे आर क्यूब। ये क्या आ गया भाई, आपको बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, यही है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है ये, ठीक है। ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम का सदिश रूप। चलो भाई अब अपने आते हैं अगले टॉपिक पे, कि हमारे एग्जाम में ना एक टॉपिक है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में संबंध क्या होता है, उसको अब हम लोग जोरदार झांकदार तरीके से समझते हैं, ठीक है। क्या समझने वाले हैं कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है, ठीक ना। चलो ये फिगर वगैरह का काम खत्म हो गया, ये फिगर हमने समझा दिया, बायो सेवर्ट का नियम हमने कई बार आपके सामने रखा, बायो सेवर्ट का नियम क्या क्या है और कैसे है, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा दूँ, क्या मिटा दें, चलो भाई हो गया होगा आप लोग का ना, हाँ थोड़ा जगह रहेगी तो अच्छे से हम लोग एकदम देखेंगे क्या भाई। इसको वेरी इंपॉर्टेंट बनाना है जो कि पढ़ाने जा रहा हूँ, कि म्यू जीरो था एप्सिलॉन जीरो में संबंध। इसको देखो, ये म्यू जीरो क्या बोलते हैं, वायु निर्वात की चुंबकशीलता। म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो क्या बोलते हैं, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता। म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो में संबंध, अब ये मैं नहीं लिख रहा हूँ ना कि वायु निर्वात की चुंबकशीलता, वायु निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, क्या लिखे यार, म्यू जीरो तथा एप्सिलॉन जीरो में संबंध। अब देखो भाई कैसे संबंध हम लोग निकालते हैं, बहुत ही आसान, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, वो यार इतना दिन से पढ़ रहे हो, एकदम आपके भेजे में एकदम चल रहा है, ठीक है ना, उबाल मार रहा होगा कि हाँ यार यही तो है। देखो कैसे, देखो भाई हमने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब तो इसको देख करके बड़े खुश हो गए होगे, अरे सर ये तो हमारे दिमाग में एकदम रटा हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान 9 × 10⁻9, मात्रक इसका क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिख देखा, देखो भाई कि हिंदी में लिखे कि, चलो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान है ये, ठीक है। और अभी हमने ताज़ा पढ़ाया है, ठीक है ना, ताज़ा पढ़ाया, क्या पढ़ाया ताज़ा, कि म्यू 0/4 पाई का जो मनवा होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, अभी पढ़ाया ना हमने ताज़ा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। इसको समीकरण मानो 1, इसको समीकरण करो 2, और समीकरण 1 और 2 को आपस में कर दो पट की पट का, ठीक है। देखो कैसे, कि समीकरण एक में देखो ये समीकरण 2 से क्या करा दिए, आपस में मार करा दिए, ठीक है। अब जब मार कर लेंगे तो देखो कितने लोग अब से शहीद हो जाएंगे, देखो खाली ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, इसका बटा करोगे, कर दे क्या, लो बटा कर दे रहे हैं, म्यू 0/4 पाई, यही ना, म्यू 0/4 पाई बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा भाई, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। बात क्लियर ना भाई, देखो एकदम पूरा डिस्क्राइब करके मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कोनो ऐसा लाइन ना हो जो समझ में ना आए, ठीक है, कोनो ऐसी लाइन ना हो जो आपको समझ में ना आए, इसीलिए देखो पूरा ऐसा हो रहा है, बाकी नहीं तो चाहते डायरेक्ट यहाँ पे करते ना। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुणे, जब गुणा होगा निचवा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, जब सबसे ऊपर चला जाएगा कहाँ हो जाएगा, 4 पाई बटा एप्सिलॉन जीरो, तो वही कम इधर तो भी होगा, जब इधर होगा क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9 बटे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7, देखो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर तो वही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर तो वही है। अब इसमें जो सबसे निचवा है एम्पियर स्क्वायर चला जाएगा सबसे ऊपर, ठीक ना, सबसे निचवा वाला चला जाता है सबसे ऊपर, गजब भाई, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर एम्पियर स्क्वायर प्रति न्यूटन हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है, बहुत लोग कटेंगे, जितने लोग कट रहे हैं, जितने लोग शहीद हो रहे हैं, शहीद कर दो भाई, लो ये या कट गया ना, बस इतना है,
ये देखो 4 पाई इतने कटा, हम तो सोचे बहुत कटेगा। अब देखो क्या हो गया, ऊपर क्या बचा आपका 1 अपान, ये देखो मैं क्या लिख दिया हूँ, 4 पाई बटा म्यू जीरो होना चाहिए ना, छोटी छोटी गलतियाँ। हाँ देखो भाई क्या बचेगा, 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो लिख दिया, बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 है, ये माइनस ऊपर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन हो गया प्लस हो गया ऊपर, गुणे ऊपर क्या बचा मीटर स्क्वायर गुणे एम्पियर स्क्वायर बटे जो कुलाम स्क्वायर है ना, कुलाम को मैं लिख दे रहा हूँ एम्पियर सेकेंड, भाई क्यों बराबर आई इंटू टी होता है ना, क्यों बराबर आई इंटू टी, मतलब है एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, लो एम्पियर स्क्वायर भी कट गया, चलो अब मजा आया। 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये देखो 9 गुणे 9 7, बच्चा बच्चा जानता है 9 7 16 होता है, ठीक है, गुणे क्या बचा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या कुछ करने जा रहा हूँ, क्या कुछ होने जा रहा है, 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर, ये 3 का वर्ग है 10 घाते 8 का वर्ग है, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड, लो भाई मीटर पर सेकेंड, कब से इंग्लिश बचा रहे थे, इंग्लिश ना लिखेंगे लेकिन यहाँ पे लिखा ही गया है, और इंग्लिश लिखे होते ना इतना देर नहीं लगता, मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब बताओ तो भाई क्या 3 गुणे 10 घाते 8 कभी नहीं दिखे हो, कभी देखे होगे ना कि 3 गुणे 10 की घाते 8 जो होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल है, क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 घाते 8 होती है। तो आपको क्या मिल गया कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बराबर, इसको क्या कहते हैं सी, और घटिया 2 है तो सी स्क्वायर, ठीक है, या फिर लिखो सी बराबर करड़ी में 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, लो भाई यही संबंध आया है, यही संबंध मिल गया ना, सी बराबर 1 अपान करड़ी में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, सी बराबर करड़ी में 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये दमदार सूत्र आया है, सी बराबर 1 अपान करड़ी म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये आपको भैया एकदम याद होना चाहिए ना, ये क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, चाहे आपको ये भी याद कर सकते हो कि 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर सी स्क्वायर, या तो फिर ऐसे इसको याद करो सी स्क्वायर बराबर 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, ये अगर याद करते हो ज़्यादा आपको बेनिफिट है, सी स्क्वायर बराबर 1 अपान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो ये दमदार संबंध हमने निकाल के रखा हुआ है, ये 2 नंबर में भैया लगभग फिक्स रहता है, अगर ये 2 नंबर में नहीं दिया, अगर ये 2 नंबर में नहीं दिया तो आपका इस पे एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, चाहे वह बहुविकल्पी बन जाए, चाहे वह अति लघुत्तरी बन जाए, जो बन रहा है आते पहले हम लोग उसको लगाते हैं, 4-5 है वो चारों 5 हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अभी जान नहीं दे रहे यार, अभी तो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तुम लोग सोचोगे यार सर जी बस हो गया क्लास, अभी नहीं भाई, अभी तो और, ठीक है, तो तुम लोग सोच लोगे हाँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हो गया एंडिंग, ऐसा नहीं, ठीक है। तो नोट करो भाई, अभी हम लोग इस पर क्या करते हैं 4-5 क्वेश्चंस लिखते हैं ना, एकदम प्यारा प्यारा सा। हाँ तो भाई देखो अभी हमने जो बताया ना आपको कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में संबंध, वो संबंध रहा आपका ये, और उस पर आपका ये देख लो आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आपको संबंध नहीं पूछा ना तो यही पूछता है, ठीक है, इसीलिए हमने 5 को एक साथ लिख दिया हुआ है ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। अब इसके बाद भी कन्फ्यूजन रहे तो इसमें हमारा कोनो दोष नहीं है, उसमें दोष तुम्हारा है, ठीक है, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी ज़बरदस्ती मारो, हम थोड़ी आपके हरदम बचाएंगे ना, तो वही हाल है, समझो भाई जरा इसको, तो आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना भी नहीं है। और मुझे इतना भरोसा भाई, अगर आप लोग 30-35 मिनट की वीडियो अगर लगातार देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ उद्देश्य है कि 70 में 65 अब की बार लेकर आना है, तो अब की बार 70 में 65 का लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत में मैं भी आपका कुछ कुछ साथ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये साथ आपका अच्छा लग रहा है तो इसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करते हो, इसमें कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ये आपका काम है, बाकी मेरा काम है कि आपको 70 में पैसे कैसे देना है, बाकी आप मुझे बराबर वीडियो बनवाना देखना चाहते हो ये आपका काम है ना भाई। कोई भी चीज़ है, कोई भी जब कोई काम करता है ना उसका मतलब उत्साहवर्धन करना,
उत्साहवर्धन यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वही मेरे लिए क्या है, उत्साहवर्धन है, और कुछ थोड़ी है, आपसे कोई चार्ज थोड़ी मांगा जा रहा है ना। चलिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान, जरा ध्यान से देखो भाई, ये देखो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो ये हमें ऊपर है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे कहाँ निचवा है 1 म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1/c², होगा कि नहीं भाई, ध्यान से देखो एकदम, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर c², तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा 1/c², पलट दिया, क्या कर दिया, पलट दिया, उलट दिया, जो समझो। अब ये c का मान हुआ तो पता है, अभी हमने बताया 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ऑप्शन में अगर ऐसे दिया है तो ये मारो, या तो फिर 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16, 9 × 10⁻16, 1/9 × 10⁻16, ये हो जाएगा। अच्छा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो घात -1/2। अच्छा देखो, ये चीजिया और ये चीजिया दोनों एक का है, दोनों एक का है, लेकिन कैसे देखो, वो चीज़ें समझो कैसे एक का है। ये घात है ना माइनस में है, ये घतिया माइनस जो है वह प्लस में कब होगी, जब हम इसको निचवा भेज देना। देखो लो, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को निचवा भेजे तो घतिया जो माइनस थी बन गई प्लस। अब जब प्लस बन गई ये करड़ी, सॉरी 1/2 का मतलब होता है करड़ी, तो 1/करड़ी में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। लो भाई आ गया कि नहीं, 1/करड़ी में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। अच्छा, यहाँ पे मात्रक पूछा हुआ है और यहाँ पे मान पूछा हुआ है। 1/करड़ी में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान का किसके बराबर है, सी के बराबर है, ये बराबर है सी, और सी का मनवा तो आपको जुबान पे याद हो गया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बोलो भाई, मज़ा आया? चलो मज़ा आया होगा, मज़ा आएगा तो ठोको लाइक कोई। सर आप लाइक एकदम उतारू हो गए हो ना। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। अगला देखो, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, तो आप क्या कहोगे कि 1/करड़ी में जो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो है वह किसके बराबर है, सी के बराबर है। किसके बराबर है, सी के, और सी का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। हो गया, हो गया भाई, ठीक है। अगला, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीमा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बीमा। अभी देखो हमने बताया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो किसके बराबर है, 1/c² के, है कि नहीं। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, अच्छा वहाँ छोड़ो, मान चलो बता दी, फिर बताना चाहता हूँ मैं, मेरा एक बार मूड और बन रहा है ना। देखो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो 1 हम लोग जानते हैं भाई, याद कर लो, ने बताया ना, ये वाला फार्मूला याद करोगे बड़ा काम आएगा। 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर c²। तो ये पूछ रहा कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c²। और c क्या है, चाल है, चाल का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बीमा पूछ रहा है, 1/, चाल बीमा क्या हो जाएगी, L t-1, और ये घात लगा तो 2, यानी L2 t-2, और ये ऊपर आ जाएगा, एक लाइन लिख दूँ, एक लाइन क्या, 2 लाइन लिखना चाहता हूँ, 1/L2 t-2। भाई क्या किया हमने, दोनों का है ना, यल का भी है और t-1 का भी है, दोनों को दे दी भाई, तुम लोग अपना अपना संभालो, हम चले। अब देखो ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L-2 t2, L-2 t2 क्या आ गया, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीम आ गया। क्या आ गया, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की बीम आ गया। चलो भाई ये तो 4 हो गया। अगला जाओ, ये देखो दमदार है कि म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। अब आपको लग रहा है सर यहाँ पे तो कोनो ऐसा चीज़ें दिखाई नहीं जहाँ पे म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो आए, और यहाँ पे क्या है कि म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो है। तो अब म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, देखो भाई ध्यान से एकदम, म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों अभी हमने आपको ये जगह कहाँ बना, यहीं बना देखा, ये लो भाई, ये यह कि म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो, हमने म्यू जीरो का मात्रक अलग से बताया है एकदम, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक अलग से बताया है एकदम, बताया है, तो वहीं से निकालते हैं ना यार, ठीक है, कहाँ ज़्यादा परेशान होते। देखो भाई ध्यान से, या करडी में ना म्यू जीरो का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो का जो मात्रक होता है वह कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, तो बटे का बटा ना लिख करके कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। अब देखो भाई सब ये करड़ी है, करड़ी में सब घात 2 है, ये न्यूटन स्क्वायर ये भी घात 2 है, मीटर स्क्वायर ये भी घात 2 है, एम्पियर स्क्वायर ये भी घात 2 है, कूलाम स्क्वायर ये भी घात 2 है,
सब घात 2 है। जब अंदर सब घात 2 होते हैं तो बाहर सब चले आते हैं, मतलब जो जोड़ा का रूप में रहता है ना वो बाहर आ जाता है, सब जोड़ा के रूप में है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर गुणे कूलाम। ठीक, ये है। अब मैं आपको बता दूं ऑप्शन में जो इसको दिया हुआ क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या क्या आपको दिया हुआ था, न्यूटन प्रति कूलाम, फैराड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड। नहीं यार, कौन सा, ये देखो ऑप्शन था न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन लिख दूँ क्या मैं, ये देखो, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिया था उस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये देखो न्यूटन प्रति कूलाम, और क्या दिया है, ओम दिया है, ओ या एम लिख दे रहा हूँ, ओम, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है, ओम। उसके बाद हेनरी, ये एच फॉर हेनरी। उसके बाद और क्या दिया, फैरड दिया या फॉर फैरड। एक बार चेक कर लूँ वो आपको दिख रहा है कि नहीं जो भी मैंने लिखा हुआ है। अरे वाह गजब, दिख तो रहा है यार बहुत जगह भी। न्यूटन प्रति कूलाम, ओम, हेनरी और फैरड, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमको थोड़ा सा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है। नहीं तो हमें क्या जबरदस्ती लेकर आते और तुम कन्फ्यूज रहते, सर कैसे पता चला हमें ओम लेकर आना है, कैसे पता चला हमें ओम लेकर आना है, इसलिए हमने ऑप्शन को लिखा हुआ है, ठीक ना, ताकि कोनो कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ओम लेकर आना है, तो ओम बोले तो आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई। तो यहाँ पे कहीं विभवांतर मिल रहा है, वोल्ट कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अच्छा, वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, मतलब जूल प्रति कूलाम, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, जूल प्रति कूलाम एम्पियर। जूल कहीं मिल रहा है, अब देखो, हाँ सर जूल मिल रहा है। न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, न्यूटन मीटर किसके बराबर, जूल के बराबर, मतलब ये जूल मिल गया, बटे कूलाम, लो कूलाम भी हो गया, एम्पियर, ये मतलब एम्पियर, लो जो चाहते थे वो मिल गया। ये कब मिला, जब हमें ऑप्शन लिखा हुआ था। ऑप्शन से थोड़ा एक लाइन पीछे आओ और इसको एक लाइन आगे बढ़ाओ, दोनों को मैच करो, अपने आप मिला। अगर आप शर्मा नहीं लिखते तो क्या मिलता, नहीं मिलता ना, परेशान हो जाते। तो जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। लो हिंदी में दिया वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ये तो सब भाई आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके ना, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम के बराबर होता है। ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर ओम के बराबर होता है। तो ये रहा भाई आपका जो हमने चीज़ें बताई हैं, मेजर ऑफ साइलेंट जीरो में संबंध, वो संबंध तो इंपॉर्टेंट है ये, साथ ही साथ उस पर आधारित ये 5 क्वेश्चन, ये आपको उम्मीद है भाई सबको समझ में आ गया, ठीक ना। अब हम लोग जाने से पहले जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो निकाला गया है ना किसी धारावाही चालक के कारण है, वो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। ठीक, तो हेडिंग क्या हो जाएगी भाई, धारावाही चालक के कारण। अच्छा भाई इसको नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूँ, ये थोड़ा सा पीछे कर लेना भाई, देख लेना अगर मैं नहीं हट पाया होगा तो। चलो मिटाता हूँ भाई, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। देखो भाई इतना बढ़िया सा नोट्स बनवा रहा हूँ कि आप लोग अगर हर चीज़ मेरे साथ जुड़े हो और हर चीज़ रेगुलर टाइम पढ़ते रहो तो आपको कभी ऐसा लगभग ही नहीं करेगा कि हम चीज़ें कम पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रही है। बस केवल रेगुलर टाइम पे आप पढ़ते रहो ना, रेगुलर टाइम पे एकदम। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लो भाई इसका तो भूख प्यास इसको बहुत ज़्यादा लग गई है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। कितने नियमों से, 2 नियमों से। धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वह 2 नियमों से ज्ञात की जाती है। अब 2 नियम आपको ध्यान रखना है और उस नियम को हम आगे बार बार अप्लाई करेंगे कि अप्लाई करते करते आपको याद हो जाएगा। क्या, अप्लाई करते करते मतलब लगाते लगाते यार कैसे नियम लग रहा है उसको लगाते लगाते आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक ना। तो पहला नियम, तो नियम भाई लिखना नहीं, बस केवल आपको समझाना है। यहाँ पहला नियम लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा नियम लिखते हैं। तो पहला नियम ये है, पहला नियम हो तो लिख तो देते हैं। पहला नियम का है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। और नियम 2 क्या है, मैक्सवेल का
मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। एक है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। यही दो नियम है और इन दोनों नियमों को की सहायता से आपको बढ़िया तरीके से समझ लेना है। देखो कैसे, दाएं हाथ कौन सा है, ये कंफ्यूज मत होना, जिस हाथ से खनवा खाते हो ना वही तुम्हारा दाएं हाथ है, तो दाएं हाथ ये। तो इस नियम के अनुसार हम अपने पंजे को इस प्रकार फैलाएं, पंजे को इस प्रकार फैलाएं। अच्छा, फैलाने से पहले एक तो अभी नियम बताया था ना बायोसेवर्ट का नियम, उसी में अप्लाई करते हैं। वाह गजब, ये लो भैया, ऐसे था ना, ये यहाँ पे थीटा था, ये दूरिया हमने आर माना हुआ था, इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। ठीक है, एक बार धारा इसमें ऐसे जा रही थी। तो दायां हाथ की हथेली का नियम कहता है कि हम अपने पंजे को इस प्रकार फैलाएं, पहले नियम सुन लो तो बाद में लिख लेना। इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा, देखो ये धारा की दिशा है, अंगूठा किधर हो गया, चालक बहने वाली धारा की दिशा में। और ये जो अंगुलियां हैं ना, ये फैली अंगुलियां, देखो फैली अंगुलियां, ये फैली हुई अंगुलियां वहां पर हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, यहाँ देखो, ये यहाँ पे अंगूठा चालक बहने वाली धारा की दिशा में, ये अंगुलियां कहाँ पर, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, अब भैया धक्का ऐसे ही देंगे ना, उल्टा थोड़ी देंगे, उल्टा तुम्हारे मुंह की तरफ ही ले जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी धक्का देंगे, ऐसे देते ना धक्का, ऐसे ऐसे, ठीक। तो धक्का देने की दिशा, ये देखो अंदर की ओर धक्का किधर दे रहे हैं, अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया वह किधर आया, अंदर की ओर, और अंदर की ओर का चिन्ह क्या होता है, क्रॉस होता है। अंदर कोण चिन्ह क्या होता है, क्रॉस होता है। समझ में आ गया ना कैसे क्या करना है। इस नियम को लगाने के लिए अंगूठा किधर होना चाहिए, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा। ये अंगुलियां कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब ये जो धक्का देने की दिशा होगी वही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक, अच्छा अगर ये धारा इधर की तरफ है, अगर धारा इधर की तरफ होती तब, अब देखो अंगूठा किधर कर देना है, चालक बहने वाली धारा की दिशा में। ये देखो अंगूठा किधर है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, दिख रहा है ना, मेरा मुंह दिख रहा है ना चालक में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा हो गया। ठीक, ये फैली उंगलियां कहाँ पर है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उधर क्या है, फैली उंगलियां। अब धक्का देंगे तो ये लो तुम्हारे मुँह की तरफ जा रही है। ठीक है, थोड़ा बचा कर रखना, लगे होगे ना। तो ये क्या हो जाएगा कि धक्का देने की दिशा, यही क्या हो गया कि धक्का देने की दिशा किधर आया भाई, बाहर। अगर धारा इधर आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। और बाहर की ओर कैसे लगाते हैं, डॉट से। अच्छा अगर ये बिंदु यहाँ पे ना होकर के बिंदु यहाँ रहा होता, यहाँ बिंदु रहा होता, तब जो हम लोग अगर यहाँ पे ये दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाते तब कैसे लगाते। आज देखो अंगूठा किधर है, चालक बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक बहने वाली धारा की दिशा में। ये अंगुलियां कहाँ पे, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, देखो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे निकालना है, अंगूठा धारा दिशा में। ये देखो लंबवत धक्का देने की दिशा किधर आया, बाहर की ओर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आया कब, जब धारा इधर जा रहा था। वही धारा अगर इधर की तरफ आएगा तो ये देखो ऐसे ना, हाँ ऐसे। अंगूठा किधर हो गया, चालक बहने वाली धारा की दिशा में, फैली उंगलियां जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, धक्का किधर देंगे, अंदर देंगे। अगर ऐसी धारा आएगी तब चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। तुमने भाई 4 बार बताया नियम को, कितनी बार, 4 बार। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, समझ में तो एकदम आ गया होगा। अब अगर लिखना चाहते हो लिख लो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं, जब इस प्रकार फैलाएं कैसे भैया, कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। याद हो गया ना, याद भी हो गया होगा, लिख भी लिए होंगे और नियम लगाना भी आ गया होगा, इतना मुझे भरोसा है। ठीक, अब आते भाई इसको मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ठीक है, ये मैक्सवेल दूसरे वैज्ञानिक है ये, ठीक है, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी नहीं, उसको मत समझो। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, वो देखो क्या है भाई, जरा समझो।
मान के चलो कि कोई पेंचकस हो, ठीक है, पेंचकस होता है, सब लोग पेचकस पेचकस कहते हैं, और पेंचकस होता है। जब अगर हम किसी पेंचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर, कौन से हाथ में, दाहिने हाथ में, ये देखो दाहिना हाथ है, ठीक है, ये दाहिना हाथ है, इस दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाए जो पेंच की नोक हो, ये देखो ये नोक, ये जो पेंच की नोक हो वो चालक में बहने वाली धारा दिशा में हो। देखो ये चालक में बहने वाली धारा दिशा इधर है और पेंच की नोक किधर है, धारा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो। तो पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, अगर भाई आपको टाइट करना है तो ये ऐसे अगर घुमाएं, अगर हम लोग ऐसे घुमाएं तो वह किधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये ऐसे से अंदर जा रहा है, अंगूठा देखो घुमाने की दिशा, अंगूठा ये इसे ऊपर अंदर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, अंदर पर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ये मतलब टाइट करेंगे ना, जैसा ढील ऐसा थोड़ी करेंगे, ऐसा ऐसा कोई घुमाता है, ऐसा नहीं घुमाता ना, जब भी कोई घुमाता है ऐसे घुमाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर है, मतलब इस नियम के अनुसार यदि हम किसी पेंचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक चालक में बहने वाली धारा दिशा में हो, तो पेंचकस को घुमाने के लिए, पेंचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, अंगूठा देखो ये ऐसे घूम गया, मतलब अंदर को घूम गया, तो जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अच्छा, वही अगर इधर की ओर होता, ऐसे धारा की ये धारा इधर होता, अब देखो हम ये ऐसे घुमाते, ठीक है, क्या करते, ऐसे घुमाते, ठीक, तो ये क्या हुआ, घुमाने की दिशा, तो ये पेंचकस को घुमाने की जो दिशा होती है वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नियम भाई हम लोग बार बार अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद, क्योंकि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है, इसकी दिशा तो हमको बार बार निकालने की जरूरत पड़ेगी ही। तो हम लोग इस नियम की सहायता से क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मुझे भाई उम्मीद है कि शानदार, जानदार और बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। क्यों, क्योंकि भाई आज की क्लास में ना जो चीज़ें हमने बताया वो एग्जाम में छपने लायक चीज़ें थी, और इतनी चीज़ें अगर आप लोग समझे होंगे ना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, अरे सर ये तो मुझे आ गया, मज़ा आया आज की क्लास में। अगर लास्ट तक अगर आप वीडियो देखो और आपको ये लग जाए एक बार कि मज़ा आ गया, तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं, आसान लगने लगी हैं। आसान लगने लगी तभी तो मज़ा आ रहा है। जब चीज़ें कठिन लगने लगती है ना तो वहाँ मज़ा नहीं आता है, तो क्या होता है, दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। तो दिमाग नहीं ख़राब करना है। अगर सपोज दैट एक बार समझ में नहीं आया तो आप नॉर्मल वॉल्यूम पे करके, नॉर्मल स्पीड पे करके एक बार देखो, फिर नहीं समझ में आया स्पीड थोड़ा बढ़ा दो, क्योंकि एक बार तो देख ही चुके हो, एक बार और देखोगे तो एकदम अपने आप आएगा। दिमाग है, ठीक है, कोई हमारा ऐसा थोड़ी कोई चीज़ भरा है कि भाई दिमाग में समझ ही नहीं आए। भाई कोई भी चीज़ एक आदमी अगर एक बात को कई बार बताए तो क्यों नहीं समझ में आएगा, एकदम आएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको एकदम बढ़िया समझ में आएंगी। अगर एक बार में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से देख लिया करो, ठीक है ना। तो ऐसी तरीके से वीडियो को देखें, समझें और पार्ट बाय पार्ट बढ़िया से अच्छे तरीके से देखें और सुंदर सा नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अगर आपको चीज़ें पढ़ने मज़ा आई, समझ में आया, तो इसको भाई दबा के शेयर करो, ठीक है। और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसको गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। और चीज़ें जो कुछ लग रहा है कि हाँ चीज़ें ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम इसको बता सकते थे तो भाई उसको ज़रूर हमें सजेशन दो, ठीक है ना। कुछ भी अगर कमी हो रही है तो उस कमी को, कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी कमी को ज़रूर, हमारी कमी को, अपनी कमी को नहीं, हमारी कमी को ज़रूर शेयर करिए ना। यहाँ सर ये कमी हो रही है, इसको और थोड़ा सा सुधार करते तो शायद हम लोग और अच्छे समझ पाते। और अगर आपको वीडियो लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट वीडियो चाहिए, मतलब कि सब 40 मिनट का कर दे रहे हैं, नहीं देख पाते हैं, अगर 20 मिनट का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए, जो भी चीज़ें होती है उस चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बताओ, तभी तो हम जानेंगे कि आपके मन में चल क्या रहा है, ठीक है। तो जो भी हो आप लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में चीज़ों को बताओगे तभी तो हम जानेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आप लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहें, और कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में छापते रहें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे मज़ेदार टॉपिक के साथ, ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में छपे और आप बढ़िया से बढ़िया 70 में 65 का जो लक्ष्य बना के चल रहे हैं उस लक्ष्य को हासिल करें। और इसमें मेरा बस यही है सहयोग रहेगा कि भाई मैं आपको रेगुलर टाइम में वीडियो दूं, बाकी काम तो आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को देखना है, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो। और ये तो समझो रिकॉर्डेड वीडियो एक बार फिक्स हो गई है, जब नहीं समझ में फिर से पढ़वाओ, ठीक है। ये सब काम कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चलते भाई, सबको बाय बाय।